दोस्तों जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हो, मोबाइल उठाते हो और सबसे पहले आदतन फेसबुक खोलते हो, लेकिन अचानक सामने फिर एक मैसेज आता है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। आप सोचते हो शायद इंटरनेट की दिक्कत होगी। फिर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, वहां भी वही हाल। यूट्यूब खोलते हो और वो भी बिल्कुल ब्लैंक। आप बार बार रिफ्रेश करते हो लेकिन कुछ नहीं बदलता। उस समय आपके दिमाग में यही चलता है कि आखिर हुआ क्या है। यही हाल हुआ है नेपाल के लाखों लोगों का, जब 4 सितंबर 2025 की रात को सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। ये खबर सिर्फ नेपाल में ही नहीं, पूरी दुनिया में हंगामा बन गई है। कोई कह रहा था ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, कोई कह रहा था सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है क्योंकि इन कंपनियों को नियम कायदे मानने चाहिए। लेकिन असली सवाल यही था कि आखिर इतने बड़े बड़े ऐप्स को क्यों बैन किया गया और इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। नेपाल सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को एक नया नियम मानना था। नियम यह था कि अगर कोई भी कंपनी नेपाल में काम करना चाहती है तो उसे वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक लोकल ऑफिस खोलना होगा और साथ ही एक लोकल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो यूजर्स की शिकायतें सुने और उनका समाधान करे। ये बात सरकार महीनों से कह रही थी, नोटिस भी दिए गए थे और कंपनियों को 7 दिन की आखिरी डेडलाइन भी दी गई थी। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने इन नियमों को अनदेखा किया और नतीजा यह हुआ कि नेपाल सरकार ने उन्हें ब्लॉक करने का बड़ा कदम उठा लिया। अब सोचिए, नेपाल जैसे छोटे देश में जहां लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहां अचानक इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बंद हो जाना किसी सदमे से कम नहीं था। स्कूल कॉलेज के बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यूट्यूब और गूगल पर निर्भर रहते थे, उनके लिए यह किसी बड़े झटके जैसा था। छोटे बड़े बिजनेस जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस चलाते थे, उनके लिए यह किसी बाजार को बंद करने जैसा था। और आम लोग जो रोजाना की खबरें, एंटरटेनमेंट, दोस्ती और कनेक्शन इन्हीं ऐप्स पर पाते थे, उनके लिए यह बिल्कुल अंधेरे में छोड़ देने जैसा था। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बंद कर दिया गया, वहीं टिकटॉक, वाइबर और कुछ दूसरे ऐप्स अब भी खुले रह गए। और तब लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर सरकार ने सिर्फ कुछ ऐप्स को ही क्यों बंद किया। असल में इसका जवाब सरकार ने साफ साफ दिया है। जिन ऐप्स ने नेपाल सरकार के नियम मान लिए, जैसे टिकटॉक और वाइबर, उन्हें चलने दिया गया, लेकिन जिन्होंने नियम नहीं माने उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि सरकार ने यह कदम थोड़ी जल्दबाजी में उठाया है। कुछ लोग इसे चीन के दबाव से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि टिकटॉक जैसी चीनी ऐप्स अब भी खुले हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सरकार सही है क्योंकि कंपनियों को किसी भी देश के कानून मानने ही चाहिए। अब जरा सोचिए, नेपाल में लगभग 1.5 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और उनमें से ज्यादातर हर दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अचानक जब ये सब बंद हो गया तो लोग तुरंत वीपीएन का सहारा लेने लगे। सोशल मीडिया पर ही लोगों ने लिखा कि अब नेपाल में वीपीएन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है क्योंकि लोग किसी भी हाल में अपने पसंदीदा ऐप्स से कटना नहीं चाहते। नेपाल सरकार का कहना है कि यह कदम उन्होंने लोगों की सुरक्षा और गलत जानकारी को रोकने के लिए उठाया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियां स्थानीय कानून नहीं मानती और बिना किसी जवाबदेही के वहां कंटेंट चलाती हैं। अगर कोई गलत खबर फैलाई जाती है, कोई अफवाह फैलती है या कोई आपत्तिजनक कंटेंट डाला जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यही वजह है कि सरकार चाहती थी कि कंपनियां नेपाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और जवाबदेह बने। लेकिन दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह कदम अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है, क्योंकि नेपाल जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, वहां अचानक इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देना क्या सही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐप्स बंद कर दिए गए हैं। फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, लिंक्डइन, रेडिट, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, टम्बलर, क्लब हाउस, मास्टरडॉन, रंबल, वीके, लाइन, आईएमओ, कोरा और कई दूसरे ऐप्स नेपाल में बंद हो गए हैं। यह लगभग 26 से ज्यादा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ऐप्स खुले हैं उनमें है टिकटॉक, वाइबर, वी टॉक, पापो लाइव और कुछ अन्य शामिल हैं। इन ऐप्स ने नेपाल सरकार के नियमों का पालन कर लिया है, इसलिए इन्हें छूट दी गई है। अब सवाल उठता है कि इसका असर नेपाल के लोगों पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। आज के समय में पढ़ाई का सबसे आसान और सस्ता साधन यूट्यूब है। लाखों स्टूडेंट्स वहां से लेक्चर देखते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन जब यूट्यूब बंद हो गया तो उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ा। बिजनेस की बात करें तो नेपाल में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए चलते हैं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपना सामान बेचते हैं
और विज्ञापन डालते हैं, लेकिन अचानक जब ये प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए तो उनका बिजनेस एकदम से गिर गया। आम लोगों की बात करें तो सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक तरह का कनेक्शन है। लोग दूर दराज बैठे अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा जैसे ऐप्स बंद हो गए तो यह कनेक्शन भी टूट गया। अब जरा सोचिए नेपाल के लोगों की जिंदगी कैसी हो गई होगी। अचानक एक ऐसी दुनिया जहां लोग रोजाना घंटों सोशल मीडिया पर बिताते थे, अब उनसे कट गई। लोगों की नाराजगी भी साफ दिख रही है। नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर वीपीएन के जरिए लोगों ने गुस्सा निकाला और कई लोग कहने लगे कि सरकार लोगों की आजादी छीन रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम सही है और कंपनियों को नियम मानने ही होंगे। अब वे वापस आना चाहते हैं तो उन्हें नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लोकल ऑफिस खोलना होगा। आगे का सवाल यह है कि क्या ये कंपनियां नेपाल सरकार की शर्तें मानकर वापस आएंगी या नहीं। अभी तक फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर लोगों का दबाव बढ़ा तो शायद ये कंपनियां नेपाल की शर्तें मान लें और वापस आ जाएं। दोस्तों, यह पूरा मामला हमें यही सिखाता है कि सोशल मीडिया जितना बड़ा है उतना ही अब सरकारों के लिए चिंता का कारण भी बन गया है। लोग जहां इसे अपनी आज़ादी और अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं, वहीं सरकारें इसे कानून और सुरक्षा के नजरिए से देखती हैं। अंत में मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है नेपाल सरकार ने यह सही किया है? क्या कंपनियों को नेपाल के नियम मानकर वहां लौट आना चाहिए या फिर यह फैसला लोगों की आज़ादी छीनने जैसा है? आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।